नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सुबह के 8 बज गए हैं। बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ और अब नजर टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज पर। लखनऊ में हुए डबल मर्डर केस का पुलिस ने किया खुलासा। बेटी ने ही शूटिंग वाली पिस्टल से मारी थी मां और भाई को गोली। आरोपी नाबालिग डिप्रेशन की शिकार। लखीमपुर खीरी में समुदाय विशेष की मारपीट से नाराज परिवार ने गांव छोड़ा, साथ ही अपने मकान पर लिखा मकान बिकाऊ है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले का लिया संज्ञान। अयोध्या में श्रीराम अस्पताल के डॉक्टर अनिल पर हमला हुआ। रीडगंज ओवरब्रिज के पास डॉक्टर पर जानलेवा हमला। गोंडा में मामूली विवाद के बाद दो समुदाय भिड़ गए। तरबगंज के रागड़गंज बाजार में विवाद को लेकर कई लोग घायल हुए। पुलिस ने 3 को हिरासत में लिया। बागपत के बड़ौत में दो पक्षों में पत्थरबाजी और मारपीट, 10 लोग घायल हुए, 3 की हालत नाजुक। मामला रसोड़ी गांव का। चित्रकूट में कच्ची दीवार ढहने से 3 सगी बहनों की मौत। रायपुरा थाना इलाके के कपूरी गांव में हादसा। हरदोई में चोरी के पैसों से होटल में पार्टी कर रहे थे 4 शातिर चोर। पुलिस ने किया गिरफ्तार। शहर कोतवाली से गिरफ्तारी। आजम खां की हमसफर रिजॉर्ट पर संकट के बादल गहराए। रामपुर विकास प्राधिकरण ने भेजा ध्वस्तीकरण का नोटिस। उत्तराखंड में टनकपुर टू चंपावत हाईवे आज से अगले 16 सितंबर तक के लिए हर दिन 6 घंटे वाहनों की आवाजाही के लिए बंद रहेगा। हाईवे बंद होने से चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नैनीताल भवाली को जोड़ने वाली सड़क पर एक गुलदार सड़क किनारे दिखा। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और अब खबरें विस्तार से। आखिर एक बेटी ने अपनी मां को क्यों मारा? भाई ने ऐसा क्या किया था कि उसके सिर में गोली मार दी? लखनऊ डबल मर्डर केस का खुलासा हो गया है और इस खुलासे के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि मां और भाई को मारने वाली कोई और नहीं बल्कि नाबालिग बच्ची है, जो बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। लखनऊ में डबल मर्डर। अंदर क्या हुआ, किस बात को लेके कुछ कहा सुनी हुई, या कौन इस घर के अंदर ऐसा आदमी दाखिल हुआ जिसको आने दिया गया और उसने इस वारदात को अंजाम दिया। जब हत्या की खबर आई तो यही सवाल उठ रहे थे। बेटे और मां को गोली मारी गई थी। पुलिस को भी समझ नहीं आया कि आखिर सीएम आवास के पास किसने ये कत्ल किया, लेकिन कुछ घंटों में ही स्थिति साफ होने लगी थी। घटनास्थल को सील करने के उपरांत बिल्कुल साइंटिफिक वे से इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। हमने तुरंत इस पूरे घर को सील करने के बाद जितने नॉकर्स थे और जितने एंगल्स थे, इसके लिए 6 टीम बनाई थी। 12 घंटे से पहले ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस हत्याकांड को बेटी ने अंजाम दिया था। संक्षेप में अनफॉर्चुनेटली इस घटना को अंजाम इनकी बेटी ने दिया है। ये जुवेनाइल है। सर क्या नाम है सर? नहीं, नाम नहीं बोलूंगा। वो बच्ची है, जुवेनाइल है, और उसने दिया है। जो पूरे यहाँ पर वेपन यूज हुआ था वह बरामद हो गया है, उसी की निशानदेही पर बरामद हो गया है। बेटी नाबालिग है, वो शूटिंग करती थी, लेकिन उसी गन से मां और भाई की हत्या करती। बताया जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थी। हत्या की आरोपी लड़की के कमरे की जांच हुई तो चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। कमरे में एक ह्यूमन स्कल यानी मानव की खोपड़ी की तस्वीर थी। मेज पर एक खोपड़ी और भूत जैसा सोपीस रखा हुआ था, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाथरूम में लगे शीशे पर लिखा था डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन, और उस पर गोली चलने का भी निशान था। यानी वो अपने बाथरूम में डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन का इमोजी बनाकर उस पर गोली मारती थी। बेटी के कमरे की दीवारों पर कुछ स्माइली बनी हुई थी, जिनसे आंसू टपक रहे थे।
बाथरूम के एक शीशे पे इसने एक डिसक्वालीफाइड ह्यूमन लिखा हुआ था। वह बताया जैम से लिखा था। जैम का बॉटल भी रिकवर करा दिया है और बाकी फोरेंसिक्स की पूरी टीम है जो इसको अभी देख रही है। कमरे की तस्वीरें बता रही हैं कि रेल मंत्रालय में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर.डी. वाजपेयी की नाबालिग बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी वजह से इसने अपनी मां और भाई की शूटिंग वाली गन से हत्या कर दी। पुलिस ने जब नाबालिग बच्ची को उसके नाना नानी की मौजूदगी में पूछताछ के लिए बुलाया तो उसने अपने दोनों हाथ जीन्स की जेब में डाले हुए थे। जांच टीम ने उसे हाथ निकालने को कहा। जब उसने अपना हाथ दिखाया तो कट के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि हाथ को ब्लेड से काटा गया है। हाथ पर पट्टी बंधे होने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि मैंने खुद ही अपने हाथों पर रेजर से निशान बनाया है। हाथों पर कई जगह ब्लेड से काटने के निशान बने थे और गॉड लिखा हुआ था। अभी तक जो समझ में आ रहा है कि इसको डिप्रेशन है और इसने अपने दाहिने हाथ में बहुत बैंडेज बांधे हुए थे। जब उसे खुलवाया गया है तो इसने रेजर से बहुत वुंड्स अपने को इन्फ्लिक्ट किए हुए हैं। पहले के भी वुंड्स दिख रहे हैं जो दूसरे हाथ में किए हुए हैं, जो पुराने हैं, पर आज के ताज़ा वुंड्स दिख रहे हैं और रेजर इसने बरामद कर दिया है। बस इतना इशारा पुलिस के लिए काफी था। पुलिस समझ गई थी कि कहीं न कहीं इस वारदात में नाबालिग बेटी शामिल है। ये पूरा परिवार उठा है, नाश्ता किया है। यह बात नौकरों ने भी कंफर्म की है कि मॉर्निंग में उठकर नाश्ता किया है। उसके बाद ये 10 बजे इनकी जो मालिनी वाजपेयी जी हैं जो मर गई हैं, इनकी अपने पिताजी से बातचीत भी हुई है। पिता यहीं मौजूद हैं उनके और उनसे बातचीत हुई। उसके बाद ये सभी लोग सो गए थे। लड़की भी बता रही है कि दोनों उसके भाई और मदर सो गई थी। ये भी सो गई थी, उठी है और ये शूटिंग जानती है। शी इज़ अ शूटर, उसको सीखी हुई है और ये वेपन निकाली है। वेपन रिकवर हो गया है, इसी के रूम से रिकवर हो गया है। रेजर रिकवर हो गया है। बेटी 10वीं की छात्रा है और नेशनल शूटर भी है, लिहाजा उसके पास शूटिंग की प्रैक्टिस के लिए .22 mm की एक पिस्टल भी थी। जब पूछताछ हो रही थी तो नाना नानी भी मौके पर मौजूद थे। सभी को भरोसे में लेकर जब पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे ने पूछताछ शुरू की तो मामला साफ हो गया। नाबालिग बालिका ने बताया कि उसने ही अपनी मां और भाई की गोली मारकर हत्या की है। असलहे में 8 गोलियां थीं, जिनमें से 2 हत्या में इस्तेमाल की गईं और एक बाथरूम के शीशे पर चलाई गई थी। इसने यह भी बताया कि वेपन में 5 पैलेट्स डाले थे, 3 यूज हुए हैं। एक चूंकि इसने शीशे में जहां लिखा है डिसक्वालीफाइड ह्यूमन, वहां एक शॉट भी फायर किया है। वो अभी पैलेट हमें रिकवर हो गया है बाथरूम से और अभी तक की जानकारी इतनी है। पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे के सामने ही नाबालिग लड़की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और इस तरह से इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड का खुलासा हो गया। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी की रिपोर्ट। और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, ये बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली खबर, एक नाबालिग बेटी और उसने ही माँ और भाई को कत्ल के घाट उतार दिया। कुछ समझ में आया, कुछ पता चला कि उसकी मानसिक स्थिति के पीछे वजह घर में छिपी है या उस जगह पर जहां पर वो शूटिंग सीखा करती थी? मिनका, देखिए, अभी तक जो समझ में आ रहा है वो सीधे सीधे आ रहा है कि अवसाद की स्थिति में थी, डिप्रेशन की स्थिति में थी वो नाबालिग बालिका। और डिप्रेशन की एक फेज बताया जाता है हेलुसिनेशन। हालांकि इसके बारे में डॉक्टर बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो जनरल जानकारी है या वहाँ पूछताछ के दौरान जो चीज़ें सामने आई हैं उससे एक बात पता चलती है कि वो हेलुसिनेशन जैसी किसी बीमारी के लक्षण उसके अंदर दिखाई दे रहे थे। उसको ऐसा लगता था कि वो किसी से बात करती है, कोई इसको गाइड कर रहा है, कोई इसको सलाह दे रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसी हेलुसिनेशन के दौरान ही उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी कारण नहीं मिला है जिसकी वजह से बेटी ने अपनी ही माँ और अपने भाई की हत्या की हो। जब पुलिस वहां मौके पर पहुंची थी तो जो क्राइम सीन था
वो देख के समझ में आ रहा था कि किसी भी ऐसे वेपन का इस्तेमाल नहीं हुआ है जो आमतौर पर क्रिमिनल्स यूज करते हैं। .22 बोर की जो पिस्टल होती है वो आमतौर पर पक्षियों को मारने के लिए कुछ लोग यूज करते हैं या फिर शूटर उसको यूज करते हैं। और जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि ये बच्ची भी नेशनल लेवल के शूटर रह चुकी है, उसने compete किया है वहां पे, और उसके बाद क्राइम सीन में जो दिखा उसके बाथरूम में डिस्क्वालिफाइड ह्यूमन लिख के उसने गोली मारी हुई थी और वो पैलेट वहीं पुलिस को क्लू मिलता है और पुलिस पहुंच जाती है नतीजे तक। धन्यवाद ऋषभ इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। लेकिन ये भी जरूर पता कीजिएगा कि बेटी और क्या कुछ बता रही है अपने मेंटल हेल्थ को लेकर, खास करके क्यों उसे ऐसा लगा कि माँ और भाई की हत्या कर देनी चाहिए। और फिलहाल पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर रही है। लखीमपुर खीरी में हिंदू युवा वाहिनी के ब्लॉक प्रमुख पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने अपना घर छोड़ दिया है। मकान के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाया है कि ये मकान बिकाऊ है। और जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कई लोगों से उन्होंने कांटेक्ट भी किया है कि ये मकान खरीद सकते हैं। दरअसल पूरा परिवार डरा हुआ है, सहमा हुआ है। सीएम हाउस ने अब इस मामले का संज्ञान भी लिया है। तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद 200 की संख्या में लोगों ने उनके घर को घेर लिया था और उसके बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, जिसके बाद ही इन्होंने अपना घर छोड़ने का फैसला लिया। खीरी में एक समुदाय विशेष के लोगों की दमंगई के चलते दूसरे समुदाय के परिवार को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पूरा मामला तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने को लेकर है। तेज आवाज की शिकायत करने पर एक समुदाय के सैकड़ों लोग पहुंचे और दूसरे समुदाय के परिवार के घर में घुसकर मारपीट की और तोड़फोड़ की। लाउड स्पीकर बहुत तेज से बजा रहे थे। मेरी मिसेज की 2-3 साल से तबीयत खराब रहती है। उन्होंने मना किया कि इनकी आवाज़ कम करवा दीजिए, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है। तो मैंने उनसे कहा कि भैया स्लो आवाज़ में आप बजा लीजिए, मिसेज की तबीयत खराब हो रही है। उन लोगों ने इतना कहने के बाद मैं घर पे चलाया, पीछे से 150-200 लोग आके घर पे तांडव किए, घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान तोड़ा फोड़ा और भैया को भी मारा, परिवार वालों को भी मारा और मुझको भी मारा। दहशत के चलते युवक ने परिवार के साथ पलायन कर दिया है। साथ ही अपने मकान पर बिक्री के पोस्टर भी लगा दिए हैं। थाना पलिया में जो प्रकरण है उसमें पलायन जैसी कोई बात नहीं है। इसमें 2 पक्षों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें सत्येंद्र मिश्रा की तहरीर पर कल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विपक्षी गणों के विरुद्ध इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित युवक हिंदू युवा वाहिनी का ब्लॉक प्रमुख बताया जा रहा है। युवक ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। पलिया कोतवाली के नंगला गांव का ये पूरा मामला है। मनोज मिश्रा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, कल का मसला, क्या कोई कार्रवाई हुई? बिल्कुल, मैं क्या बता देना चाहता हूँ, जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को चलाया, सीएम कार्यालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया, उसके बाद पुलिस हरकत में आई। प्रशासन का कहना है कि इसमें हालांकि पलायन की बात प्रशासन नकार रहा है, लेकिन परिवार ने उस गांव में पोस्टर लगा दिए, परिवार उस गांव को छोड़ चुका है। अब मैं पलिया में उसी शहर में मौजूद हूँ जो गांव, जिस शहर में परिवार पलायन करके किसी घर पर रह रहा है। परिवार डरा हुआ है, पूरा परिवार दूसरे घर पर रह रहा है। प्रशासन तो पलायन की बात नकार रहा है, लेकिन प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इंसाफ की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके की घटना होना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक परिवार एक महिला बीमार थी, उन्होंने दूसरे समुदाय के लोगों से लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए कहा। इस बात को लेकर इतना वो नाराज हो गए कि परिवार के घर में घुस के तोड़फोड़ करी। क्या सुरक्षा की गारंटी पुलिस की ओर से दी जा रही है ताकि ये लोग अपने घर को लौट सकें? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम पूरी तरीके से सुरक्षा दिलाएंगे, परिवार को किसी तरीके का अन्याय होने नहीं देंगे। हालांकि इतने होने के बाद भी परिवार अभी भी पलिया में मौजूद है, किसी दूसरे घर में तो परिवार अब भी डरा हुआ है। मनोज, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो परिवार में अब भी खौफ है, दहशत है। अपना घर बार छोड़कर बलिया में ये परिवार इस वक्त मौजूद है। वाराणसी से खबर, जहां पर 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में लगी थी इनकी ड्यूटी। एंटीजन जांच में कोरोना की पुष्टि हुई है। सीएम के दौरे से पहले कराई गई थी जांच और सभी को ड्यूटी से हटा दिया गया। तो 5 पुलिसकर्मी वाराणसी में जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, इनकी ड्यूटी सीएम के साथ लगाई गई थी, लेकिन एंटीजन टेस्ट में पुष्टि हो जाने के बाद इन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में इनकी ड्यूटी लगी थी, लेकिन उससे पहले ही जांच में खुलासा हुआ कि ये कोरोना पीड़ित हैं, जिसके बाद इन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है।
सीएम की ड्यूटी से हटा दिया गया है। और आपको बता दें कि जो लोग भी इनके संपर्क में आए हैं, जितने पुलिसकर्मी इनके संपर्क में आए हैं, उन सभी की अब मेडिकल जांच होगी। हमारे साथ रवि पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रवि, इस सिलसिले में क्या खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए एक नया प्रोटोकॉल हुआ जब सीएम का आगमन हुआ, तो उसके पहले ये हुआ कि जितने लोग भी सुरक्षा में लगे हुए या फिर जो सीएम से मिलने वाले हैं उनका एंटीजन जांच करवाया जाए। और इसको लेकर के कल शनिवार दोपहर में 2 जगह कैंप लगा, एक बीएचयू और एक पुलिस लाइन, जहां पर जांच शुरू हुआ। तो जिसमें बीएचयू में 20 लोगों की जाँच हुई, लेकिन वहाँ पर सभी नेगेटिव आए। लेकिन पुलिस लाइन में जो जाँच हुआ उसमें 5 पुलिसकर्मी और एक एनएसजी कमांडो जो सीएम के ड्यूटी में जिनको लगना था उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया, और जिसको आनंद फानन में उनको वहां से हटाया गया और उनको आइसोलेट किया गया। उसके बाद जो उनके संपर्क में थे उनका भी अब जांच होगा, ताकि ये पता लगाया जा सके कि उनके संपर्क में आने से उनका रिपोर्ट निगेटिव है या फिर पॉजिटिव। जी धन्यवाद रवि इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो 5 पुलिसकर्मी जो कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है, बाकियों की जांच चल रही है। और इस बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद हैं। मीटिंग चल रही है इस वक्त, विकास कार्यों को लेकर ये मीटिंग चल रही है और बाढ़ से उपजे हालात को लेकर भी इस मीटिंग में चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे भी कर सकते हैं और उसके बाद वाराणसी से गोरखपुर जाएंगे सीएम। 9 बजे तक ये मीटिंग होगी। सुबह 7 बजे से ही मीटिंग की शुरुआत सर्किट हाउस में हो चुकी है। सभी अधिकारी पूरे जिले के मौजूद हैं और इस मीटिंग में बात हो रही है बाढ़ को लेकर। और इससे पहले कल देर रात सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में बाबा काल भैरव के दर्शन किए थे, जहां मंत्रोच्चारण के साथ सीएम ने बाबा की आरती उतारी। बाबा भैरव की पूजा अर्चना के बाद सीएम ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ के दरबार में सीएम ने कुछ वक्त बिताया, उन्होंने पूजा अर्चना की। सीएम ने विश्वनाथ कॉरिडोर के काम की समीक्षा की और जायजा लिया। खास बात यह रही कि सीएम ने पैदल ही कॉरिडोर का जायजा लिया, कामकाज को देखा, अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। जिसके बाद सीएम अपने काशी दौरे पर पैदल ही मां गंगा के दर्शन के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद लिया, गंगा का आचमन किया। घाट पर मां गंगा के दर्शन के बाद सीएम पैदल ही गोदौलिया चौराहे तक गए और घाट तक जाने वाले पैदल पथ का भी जायजा लिया। वो सड़क जो गोदौलिया चौराहे को घाट से जोड़ती है, विश्वनाथ कॉरिडोर से जुड़े तमाम विकास कार्यों और सभी कामों की समीक्षा सीएम ने की। ये तस्वीरें आप देखिए, विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा लेते सीएम योगी आदित्यनाथ और पैदल ही पूरे कॉरिडोर का, पूरे परिसर का उन्होंने जायजा लिया कि कितनी भव्यता के साथ यहाँ पर पूरे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। विश्वनाथ मंदिर के आसपास भव्य रूप दिया जा रहा है पूरे के पूरे नगर को ही, पूरे के पूरे परिसर को ही, और उसका जायजा सीएम ने लिया। अधिकारियों से जानकारी भी ले रहे हैं, चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही जरूरी निर्देश भी सीएम ने यहां पर दिए हैं। विश्वनाथ कॉरिडोर में निरीक्षण करने के बाद, जायजा लेने के बाद सीएम गंगा घाट पहुंचे, वहां पर उन्होंने गंगा का आचमन किया। दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे सीएम वहां पर। और इसी बीच कानून व्यवस्था पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है। सीएम ने डबल मर्डर पर जताई नाराजगी। 2 दिन पहले ही वाराणसी में बीच सड़क 2 लोगों की हत्या हो गई थी और इस मसले को भी इस मीटिंग में रखा गया। 28 अगस्त को वाराणसी में डबल मर्डर हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ का वाराणसी दौरा डबल मर्डर पर, चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर भी उन्होंने नाराजगी जताई है कि क्यों आखिर वाराणसी में जिले में अपराध बढ़ रहा है। 28 अगस्त को गोलीकांड में 2 लोगों की मौत हो गई थी और इसी मसले में अक्षम थानेदारों को हटाए जाने की बात सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही है। एसपी, एसएसपी, आईजी, डीआईजी, एडीजी खुद फुट पेट्रोलिंग करें, ये निर्देश सीएम की ओर से। तो बड़ी बात और अधिकारियों में जाहिर सी बात है, इन निर्देशों के बाद, सीएम की सख्ती के बाद हड़कंप की स्थिति होगी। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौट। और अब खबर कानपुर देहात से, जहां पर मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई और दोनों तरफ से हथियारों से हमला हुआ है। दोनों पक्षों के करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। घटना रसूलाबाद थाना क्षेत्र के कस्तूरी निवादा रतनपुर गांव की है। बवाल की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। ठीक है तुम चलो।
और अब नजर कुछ वायरल खबरों पर। ओडिशा में बाढ़ का कहर जारी है और इस बीच भद्रक जिले में बचाव दल की ओर से नदी में डूब रहे शख्स को बचाने की तस्वीरें सामने आई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से पानी में फंसे शख्स को बचाने के लिए टीम के सदस्य पहले रबर ट्यूब फेंकते हैं, फिर अपनी जान जोखिम में डालकर पानी में कूद पड़ते हैं। इस तरह से उस शख्स को बचाने में ये सभी कामयाब होते हैं। देश में कोरोना के लगातार मामले सामने आने के बाद लोग काफी सावधानी भी बरतते दिख रहे हैं। हापुड़ के महावीर हनुमान मंदिर में सेंसर से लैस घंटा लगाया गया है जिसे छूने की जरूरत नहीं है। सेंसर के पास हाथ ले जाने से ही मंदिर में लगा घंटा बजने लगता है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को ये इस्तेमाल पसंद आ रहा है। अरे चलाओ मत गाड़ी। दीवाने तो आपने बहुत से देखे होंगे, लेकिन बंदरों का दीवाना शायद ही देखा होगा। मेरठ का एक शख्स 12 साल से बंदरों को खाना खिला रहा है। हस्तिनापुर के रहने वाले एक शख्स को बंदरों को लेकर ऐसी दीवानगी कि पिछले 12 साल से रोजाना बंदरों को भोजन देते हैं। इन्हें बंदरों का दोस्त भी कहते हैं इलाके के लोग। इन्हें तस्वीरों के साथ बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।